मध्य प्रदेश शासन के पूर्व मंत्री और अब कांग्रेस पार्टी में एक वरिष्ठ भूमिका में वर्तमान में निभा रहे दीपक जी जोशी आज हमारे स्टूडियो में हैं। आपका बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। ये एक प्रारंभिक परिचय और एक लंबा जो परिचय है, मध्य प्रदेश आपके व्यक्तित्व से भी परिचित है और आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि से भी परिचित है। बीच में एक जो घटनाक्रम हुआ, हम यहीं से आज के साक्षात्कार का शुभारंभ करते हैं कि ऐसी कौन सी परिस्थिति बनी कि जो पार्टी आपके लिए एक आदर्श थी, आपके लिए एक माँ की भूमिका थी, उससे क्यों आपको वहाँ से, उस मंच से क्यों हटना पड़ा? ऐसी कौन सी परिस्थिति बनी? राजेश जी, जब अपने घर छोड़ने का निर्णय होता है तो परिवार में भी बहुत से प्रसंग ऐसे आए हैं जिसमें आदमी को कहीं ना कहीं अपने आप को असहज और वो महसूस करता है। भारतीय जनता पार्टी और पूर्ववर्ती जनसंघ का तो चुनाव चिन्ह था दीपक। उस नाम से मैं जाना जाता हूँ। मेरा नाम भी दीपक, जनसंघ के चुनाव चिन्ह दीपक के कारण रखा गया। उस दीपक के साथ मैं अपनी उम्र के उस मुहाने तक, जहाँ कह सकते हैं कि लगभग राजनीतिक अवस्था पूर्णता की ओर जाती है, क्योंकि मैं 3 बार का विधायक, 1 बार का मंत्री रह चुका हूँ। ऐसे दृष्टिकोण में ये निर्णय करना मेरे लिए तो बहुत ही दुखदायी और व्यथित करने वाला था। और मैं जानता हूँ कि मेरे साथ असंख्य हजारों लोग, जिनको मेरे पिताजी ने इस विचारधारा से जोड़ा, जब उनसे फ़ोन पे लगातार मेरी बातचीत हुई तो वो भी अपने आप को व्यथित और पीड़ा में महसूस कर रहे थे। लेकिन इस मूल के, इस कारण के पीछे जो बात है वो शायद मुझे लगता है कि राजनीति में जो अहंकार व्यक्ति में आ जाता है, उस अहंकार के कारण शायद मुझे इतना बड़ा निर्णय लेना पड़ा। मेरे पिताजी का एक स्मारक हाटपिपलिया गांव में बन रहा है। उस स्मारक के साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री जी को हमने भोपाल में, चूँकि वो लगातार निवास करते रहे 30-35 साल, हम लोग भी सब भोपाल में रहे उनके साथ, उस स्थान पर 1 या 2 जगह उनके नाम का स्मरण होता रहे, इस नाते से कोई व्यवस्था कर दी जाए। देवास में उन्होंने अनशन करके इतना बड़ा अस्पताल बनवाया था, तो देवास शहर में उनके नाम से कोई व्यवस्था हो जाए। इसके अलावा 1-2 मांगे जो खुद वो बागली की जनता के साथ जाकर पूरी करना चाहते थे, उन मांगों को लेकर मैं 1.5 साल से लगातार मुख्यमंत्री जी, वी.डी. शर्मा जी, हितानंद जी को गुहार करता रहा। और मुझे लगा कि इन लोगों ने उस चीज़ को ऐसा समझ लिया जैसे कोई आम आदमी आता है, अपनी बात रखता है और आके चला जाता है। मैंने जब देखा कि जब मैं बात में जाने लगा तो इनको लगता था कि मेरे से कोई सरोकार ही नहीं। मैं जो बात करता था, इनको लगता था कि मैं बात दोहराने आया हूँ, उस बात को मैं लगातार उनके सामने रख रहा हूँ, लेकिन उनके लिए लगता है उस चीज़ की कोई अहमियत नहीं थी। मतलब कहीं ना कहीं जो थी वो बात को गंभीरता से नहीं लिया जाता। नहीं, गंभीरता नहीं, मैं तो ऐसा लग रहा था कि बहुत ही उस व्यवस्था में वो देख रहे थे। उनको लग रहा था कि सिर्फ एक ही चीज़ मांग रहा, या तो मेरी आंखों में कोई याचना देखना चाहते थे, या वो मुझे कोई इस प्रकार का आदमी समझ रहे थे जो अपने लिए कुछ मांगने के लिए लगातार गिड़गिड़ाता हो। क्योंकि पिताजी का मामला था, इसलिए मैं गिड़गिड़ाहट की हद तक गया हूँ। मैंने उनसे लगातार कहा, लेकिन 28 अप्रैल 2023 को मैं तीनों महानुभावों के साथ मिलकर मैंने यही कहा था कि इस काम को आप कर दो, क्योंकि मेरे पिताजी का मामला, मैं आपसे पद नहीं मांग रहा, मैं आपसे प्रतिष्ठा नहीं मांग रहा, मैं पार्टी में कोई अपना स्थान के लिए नहीं बात नहीं कर रहा, मुझे सिर्फ अपने पिताजी के लिए ये काम आप कर दीजिए। क्योंकि आप लगातार घोषणाएं कर रहे हैं। शिवराज जी ने भोपाल में घोषणा करी, शिवराज जी ने खंडवा में घोषणा करी, शिवराज जी ने बुरहानपुर में घोषणा करी, जगह जगह घोषणा आप कर रहे हैं नामकरण की और इसकी। तो मेरे पिताजी के नाम की जो स्मारक बना उसको कर दीजिए। दूसरा, एक दिन मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैं जब भोपाल से अपने निवास से निकल रहा था, नीचे शिवराज सिंह चौहान जो पूर्व मुख्यमंत्री के नाते जिस बंगले में 15 महीने रहे, उस बंगले के बगल में नंद कुमार सिंह चौहान का निवास स्थान था। वहाँ स्वर्गीय नंद कुमार सिंह चौहान की नाम पट्टी उनके दिवंगत होने के बाद भी लगी थी।
लेकिन देखा कि वो स्थान पे नंदू भैया की प्लेट नहीं लगी हुई, चद्दरों से ढका हुआ है। तो सहजता से मैं रुक गया और मैंने पूछा कि क्या हो रहा। तो बोले माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए जो पूर्व मुख्यमंत्री के निवास के साथ साथ इस बंगले को बड़ा करके इसको बनाया जा रहा है। तो मैंने कहा इसकी क्या आवश्यकता है। बोले नहीं, चूँकि उनको पिछली बार जब वो पूर्व मुख्यमंत्री के नाते यहाँ रहे थे तो उनको छोटा महसूस हुआ, तो उनको और बड़ी स्थिति चाहिए, इसलिए बड़ा अभी से बड़ा करके रह रहे। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि मेरे पिताजी का 2.5 करोड़ का स्मारक 30-35 महीने में बन नहीं रहा, और मुख्यमंत्री जी को जो पूर्व मुख्यमंत्री के नाते जहाँ रहना है उसकी जगह को 6 महीने में कंप्लीट करने की व्यवस्था की गई। तो मुझे लगा, दूसरी तरफ मुझे ये भी लगा कि हम कथनी और कथनी में कितना अंतर पाने लगे। हमारे पिताजी ने मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद हमें 3 कमरों के मकान में छोड़ दिया, जहाँ के हम 4 भाई बहन थे। लेकिन इधर पूर्व मुख्यमंत्री जी 3 कमरों के नहीं 13 कमरों के मकान को भी बड़े मकान में तब्दील कर रहे। तो मुझे लगा कि गलत होगा। दूसरा, मैंने पूर्व मुख्यमंत्रियों का एक वो देखा संपत्ति का ब्यौरा, जिसमें बताया गया है कि हर एक मुख्यमंत्री करोड़पति है। तो मुझे शिवराज जी की तरफ आश्चर्य आया कि शिवराज सिंह जी के साथ हमने बचपन से काम किया, बहुत छोटेपन से। इनकी कंपनी, इन्होंने जो अपना संपत्ति का विवरण दिया उसमें 9.5 करोड़ की संपत्ति बताई। मैं शिवराज जी को बहुत उससे मानता था, लेकिन 9.5 करोड़ की संपत्ति कहाँ से आई। तो दूसरा मन मेरे में चौंका कि हमारे पिताजी इतने साल सब कुछ रहने के बाद हमारे पास विरासत में जो 10 बीघा ज़मीन थी वही की वही छोड़ गए, उसमें 1 इंच ज़मीन नहीं बगाई। 1 से 3 कमरे का मकान देवास शहर में उन्होंने बनाया, वो मकान हमारे लिए छोड़ गए, इसके अलावा कोई विरासत में हमारे लिए नहीं छोड़ गए। तो ऐसे दृष्टिकोण में पार्टी विद डिफरेंस हम जो कहते थे, उस डिफरेंस को पहला इन्होंने घात तब लगाया जब आपको याद होगा कि विधायकों का दल बदल करके सत्ता हासिल की। अटल जी के बारे में मैंने अटल जी के बहुत नज़दीक व्यक्ति से एक बार पूछ लिया था, वो एक बार मिल गए थे, तो मैंने कहा था कि अटल जी एक वोट का इंतजाम नहीं कर सकते थे, जबकि उस समय तो प्रमोद महाजन जी जैसे शिल्पकार उनके साथ थे, अरुण जेटली जी थे। तो उन्होंने कहा था एक वोट की व्यवस्था होगी, लेकिन अटल जी ने हमको डांट के भगा दिया। एक व्यक्ति भारत का प्रधानमंत्री पद सिर्फ एक वोट के कारण छोड़ता है, और दूसरी तरफ हम 23 विरोधी विचारधारा वालों को लेकर आते हैं शर्त के साथ कि आपको ये ऐसे ये कर दिया जाएगा। तो क्या राजनीति में ये बात ठीक है? जनसंघ के बारे में तो कहा जाता है कि 11 विधायक थे राजस्थान में, लेकिन एक व्हीप का उल्लंघन करने के कारण 11 में से 9 विधायकों को पार्टी से बाहर कर दिया था। एक तरफ हम संगठन की इतनी मजबूत स्थिति के साथ जिए और आज इतना कमज़ोर संगठन लेके, तो मुझे लगा कि हम अपने रास्ते से कहने के भटक गए, और इस भटकने के बाद मुझे लगा कि अब मेरा स्थान इस पार्टी में ठीक नहीं है। लेकिन आपको ये लगा कि अब इस सिस्टम को ठीक करना, अब शायद आपको लगता था कि अब वो संभव नहीं है कि आप उसको सुधारने में कहीं सफल हो पाएंगे, इसलिए आपने उस मंच को नहीं, मैं तो कहीं से कहता कि अपने आप को नहीं समझता कि मैं ठीक सिस्टम को ठीक कर दूंगा, लेकिन उन असंख्य कार्यकर्ताओं की आवाज़ जरूर बनना चाहता था जो जनसंघ की रीति नीतियों के साथ एक ऐसी भारत की कल्पना कर रहे थे जो विश्व गुरु बने, विश्व का नेतृत्व करता भारत बने। लेकिन कहीं न कहीं मध्य प्रदेश में देखने में आ रहा है कि भ्रष्टाचार अपने आप में चरम पे है। अभी 2-3 मंत्रियों के बारे में लगातार चैनल बता रहे, एक मंत्री के खिलाफ तो सीबीआई ने केस दर्ज किया आय से अधिक संपत्ति का, सरकार में रहते हुए। क्या मंत्री में इतनी नैतिकता नहीं है कि केस दर्ज होने के बाद इस्तीफा देना चाहिए? हम नैतिकता से भी टूटते जा रहे हैं, हम अपनी विचारधारा से भी छूटते जा रहे हैं, हम अपनी पहचान से भी अपने आप को दूर करते जा रहे हैं। तो ऐसे दृष्टिकोण में लगा कि मुझे अब इस जगह पर रहने की बजाय उस प्लेटफॉर्म पे जाना चाहिए जहां मेरी स्वीकार्यता के साथ साथ मैं उन बातों को लेकर जो मेरे पिता के साथ हुई, या उन बातों को लेकर जो आज की सरकार कर रही है, उसको दूर कैसे कर सकते। तो इसलिए मुझे एक विजन वाला व्यक्ति मुझे दिखे, कमलनाथ जी इसलिए मुझे दिखता है विजन, क्योंकि उनका खुद का एक राजनीतिक लंबा जीवन रहा है। उस लंबे जीवन के दौरान उन्होंने जिस डिपार्टमेंट में काम किया उससे अपनी कहीं न कहीं परिपक्वता दिखाई है। तो मुझे लगा कि उनके साथ जुड़कर मुझे काम करना चाहिए। आज मुझे लगभग 1 महीना हो गया कांग्रेस के साथ काम करते करते। मुझे लगा है कि जिसने देश को आज़ादी लाकर इस भारत को खड़ा किया है, उस पार्टी में रहकर अब मैं अपना शेष समय कैसे जनता और देश की सेवा कर पाऊँ, ये करने का संकल्प लेकर मैं आज कांग्रेस में काम कर रहा हूँ।
और मतलब आप अपने फैसले से खुश हैं? बिल्कुल, मुझे बहुत लगता है कि मैं खुश हूँ। अब चूँकि 1 सवा महीना आपका हो गया है, अभी कुछ महीने बाद विधानसभा चुनाव आने वाले हैं। आपको अब लोग इस नज़र से भी देख रहे हैं कि आप पार्टी में इस प्लेटफॉर्म पे आए हैं। हो सकता है आपका मन ना हो, लेकिन पार्टी आपको कहीं चुनाव लड़ने के लिए कहती है, तो आपके लिए कौन सी विधानसभा प्राथमिकता में रहेगी? राजेश जी, मेरे साथ तो वही है कि मैं, जैसे कहते हैं ना, मिठाई दुकान वाला मिठाई से बहुत परहेज करता है। मैं तो पैदा ही जब हुआ, जब माँ के घर में था, पहला पिताजी चुनाव जीते थे, तब से लेकर मेरे ख्याल से 18 तक मेरे परिवार में पिताजी और मैं लगातार कोई न कोई वैधानिक पदों पर रहे हैं। मेरी उम्र लगभग 60 वर्ष के आसपास होने को आई, तो ऐसे दृष्टिकोण में इतना लंबा समय हम लोग अपना जीवन कहीं न कहीं व्यतीत कर दिया है। तो राजनीति में आप किसी पद की अभिलाषा तो नहीं है, लेकिन जब मैं कांग्रेस में गया तो मुझसे प्रश्न पूछा गया था कि आप भी कोई सीट चाहते हैं, तो मैंने उनसे स्पष्ट कहा था कि मैं सीट नहीं चाहता, मैं पद और प्रतिष्ठा के लिए नहीं आया हूँ, क्योंकि मैं भी वही कहूँगा कि मुझे सीट चाहिए और बदले में फिर वो होगा तो जो जिस चीज़ का मैं विरोध कर रहा हूँ उसी चीज़ में मैं भी जुड़ लेकिन जाऊँगा। आपकी वरिष्ठता और आपके अनुभव को देखकर पार्टी आपको कहीं ना कहीं से टिकट यदि देती है, तो चुनाव तो आपको लड़ना ही पड़ेगा। नहीं, माननीय कमलनाथ जी, माननीय दिग्विजय सिंह जी, राहुल सिंह जी, अपने सुरेश पचौरी जी, अरुण यादव जी, इन सबसे मैं मिला। नेता प्रतिपक्ष से भी 2-3 दिन पहले मिला था, गोविंद सिंह जी से। सबका ये कहना था कि आपको चुनाव लड़ना चाहिए, आप चुनाव से क्यों नकार कर रहे हो। और तो सबका ये कहना था चुनाव लड़ना चाहिए, और सबका किस सीट से जोर था कि किस सीट से चुनाव लड़ना चाहिए? नहीं, देखिए, कमलनाथ जी तो सर्वे करते हैं, सर्वे के आधार पर वो कहते हैं। दिग्विजय सिंह जी ने ज़रूर कुछ 2-3 सीटों का इशारा किया। जैसे अब उन्होंने मुझसे कहा था कि आपका क्षेत्र जो है देवास जिला, उस देवास जिले में आप जिन सीटों पे, क्योंकि बागली और सोनकच्छ तो हम नहीं लड़ सकते, लेकिन शेष 3 सीटों में, जिसमें हाटपिपलिया, कन्नौज और देवास, तीनों सीटें हैं, अगर उसमें आपको लगता है, तो मैंने कहा था कि नहीं, जहाँ वो काम कर रहे कार्यकर्ता, उनके स्थान को लेने के बजाय मैं क्यों लूँ। बोले नहीं, पार्टी को देखो, आखिर में निर्णय करना है कि कोई जीतने वाला व्यक्ति वहाँ से खड़ा हो। हमें अगर लगेगा कि आप जीतने की दृष्टि से यहाँ से खड़े हो सकते हो, तो हम आपको ज़रूर किसी न किसी सीट पर उतारने का विचार करेंगे। पहली प्राथमिकता सूची में कन्नौज, हाटपिपलिया और देवास। नहीं, उन्होंने मुझसे कहा कि देवास जिले की 3 सीटों में आप जहां लड़ना चाहें, अगर आपका विचार बनता है तो हम उस पर कुछ न कुछ विचार करेंगे, क्योंकि अभी आज की तीनों सीटें कांग्रेस के पास नहीं है। तो इस नाते से उन्होंने मुझसे कहा था। 3 सीट में पहली प्राथमिकता किस सीट को देंगे आप? नहीं, देखिए, मेरी कोई प्राथमिकता नहीं। मैंने पहले कहा था कि कांग्रेस का जो कार्यकर्ता लंबे समय से काम करता, अगर वो मुझे स्वीकारता है, मैंने दिग्विजय सिंह जी से, कमलनाथ जी से भी बोला था कि उन कार्यकर्ताओं को, चूँकि मेरे साथ उनका संपर्क लंबा नहीं है, लेकिन अगर आप मुझे मौका देते सिर्फ जीतने की दृष्टि से, तो उन कार्यकर्ताओं को मेरी स्वीकारता करने के लिए आपको भी प्रयास करना पड़ेगा। तो उन्होंने सहज रूप से कहा था कि पार्टी की तरफ से जो बनेगा वो हम करने का प्रयत्न करेंगे। लेकिन अब चूंकि समय भी कम है, कहीं ना कहीं एक इसकी पृष्ठभूमि तैयार करनी है, तो इन 3 विधानसभा जो प्राथमिक सूची में, इसमें से कौन सी विधानसभा में पृष्ठभूमि तैयार की जा रही है या इसकी प्रारंभिक तैयारी? राजेश जी, मेरा परिवार और मैं कभी नारों को लेकर, जुमलेबाजी को लेकर चुनाव में नहीं उतरा हूँ। हमारी पृष्ठभूमि, हमारी विरासत जो हमारे पिताजी ने दी है कि राजनीति में शुचिता और पारदर्शिता। क्योंकि देवास जिले के, चाहे वो अंतिम छोर नेमावर हो, चाहे इधर शिप्रा का तट हो, इधर विजयगंज मंडी से हो, तो उदयनगर का मगराते हो, इस देवास जिले की जनता भली भांति जानती है कि हम कथनी करनी का अंतर किए बिना सहज और सरलता से राजनीति में काम करते हैं। तो ऐसे दृष्टिकोण में मुझे नहीं लगता कि मुझे कोई सीट पे वरीयता देना चाहिए। पार्टी जहाँ से मौका देगी, अगर देना चाहे तो मैं उसको स्वीकार करने के लिए प्रयास करूँगा, लेकिन ये पार्टी के ऊपर तय है कि वो कहाँ से लड़ाना चाहती है। जहाँ से वो लड़ाना चाहेगी वहाँ लड़ूँगा। तीनों सीट में से जहाँ से भी पार्टी आपसे, बिल्कुल, उस सीट से आप चुनाव लड़ेंगे। बिल्कुल। बहुत धन्यवाद। समय समय पे हम आपसे और चर्चाएं करते रहेंगे। इन्फॉर्म ह्यूमन स्टूडियो में आप पधारे, आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद।